नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये महाराष्ट्र प्रदेश की है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है जो काफी फेमस शहर है, आप सब जानते भी हैं, जिसका नाम है मुंबई। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी मुंबई ही है। और इसी मुंबई शहर से सटा हुआ एक और शहर है, शहर यानी डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है थाने। और इसी थाने डिस्ट्रिक्ट में जो है एक उपनगर है जिसका नाम है वसई। वसई विरार, ये सब तो नाम सुना होगा। तो विरार के बगल में ही बिल्कुल जो है वसई है। तो इसी वसई में 18 जून 2024 को, यानी दिन मंगलवार था, वसई ईस्ट में जो है एक थाना है जिसका नाम है वालिव थाना। और इसी वालिव थाना के क्षेत्र में जो है एक जगह है जिसका नाम है चिंचपाड़ा। चिंचपाड़ा के पास में जो है अपना रोड पर, चिंचपाड़ा के ही पास में रोड पर ऐसी जगह जहां पे जो है मतलब दुकानें कम हैं। रोड के दोनों तरफ दुकानें तो हैं, लेकिन इतना ज्यादा घनी बस्ती या घनी दुकानें नहीं है जैसा एक मार्केट में होना चाहिए। लेकिन रोड है और ये इलाका जो है ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाका है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं छोटी छोटी, और ऑफिस हैं, लोग अपना कारोबार करते हैं। और सुबह शाम यहाँ सड़कों पे जो है काफी भीड़ रहता है आने जाने वालों का जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस में जाते हैं या फैक्ट्रीज में जाते हैं, जो थोड़ा पैसे वाले होते हैं वो कार से आते जाते हैं, नॉर्मल होते हैं मिडिल क्लास के तो वो मोटरसाइकिल से आते जाते हैं, ऑटो रिक्शा से आते जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मजदूर कैटेगरी के या छोटी मोटी नौकरी पेशा वाले जो पैदल आते जाते हैं। हालांकि जो पैदल आने जाने वालों का जो संख्या है वो ज्यादा रहती है, जिसमें नर नारी सभी शामिल होते हैं। तो 18 जून 2024 दिन मंगलवार सुबह के वही करीब 8 से 8:30 बजे थे। तो उस समय जो है ऑफिस का समय होता है या फैक्ट्रीज में जो काम धंधा करने वाले मजदूर होते हैं उनका समय होता है। तो सड़कों पे काफी भीड़ भाड़ रहता है। यहीं चिंचपाड़ा के पास में ही सड़क पे जो है काफी भीड़ भाड़ रहता है। बहुत सारे लोग जो है नर नारी पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कार, छोटी बड़ी हर प्रकार की। तो इसी भीड़ के बीच में जो है एक लड़की भी थी। लड़की भी लोगों के साथ में ही आगे बढ़ रही थी, चल रही थी, और उसके कंधे पे एक बैग लटका हुआ था, जो लेडी बैग होता है जिसे ऑफिस वगैरह जाया जाता है, तो उस प्रकार का एक बैग लटका हुआ था। और इसी लड़की के पीछे करीब 10 मीटर दूरी पर, यानी लड़की जा रही है उसके पीछे करीब 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक लड़का पीछे से चल रहा था। और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों की उम्र लगभग सेम ही है, बस 1 साल 6 महीने का अंतर हो सकता है, ऐसा दिखने में लग रहा था। लड़का भी हैंडसम होता है, स्मार्ट होता है, लड़की भी काफी खूबसूरत होती है। और जो लड़का होता है वो उसके पास एक पिट्ठू बैग होता है, जैसे पिट्ठू बैग पीठ पे टांग के चलते हैं, सब सामान अपना रखते हैं, इसी प्रकार से पिट्ठू बैग होता है और चल रहा होता है। भीड़ भाड़ थी ही, सुबह का समय था, करीब 8:30 साढ़े 8 बजे का समय था। तो इसी तरह चलते चलते वो लड़का थोड़ा तेज चलने लगता है, और तेज चलकर जो आगे लड़की जा रही थी उस लड़की के बिल्कुल पास पहुंच जाता है पीछे। पहले 10 मीटर के करीब डिस्टेंस था, अब बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। और जब करीब पहुंच जाता है तो अपना पीठ पे जो पिट्ठू बैग टांगे हुए था उसी में से एक पाना निकालता है। पाना यानी रिंच, जो
नट बोल्ट टाइट करने वाली रिंच होती है वो निकालता है, और वो काफी बड़ी होती है लोहे की, और उसी से आगे चल रही लड़की के सिर पे एक के बाद एक धड़ाधड़ कई वार करता है। यानी 30 सेकंड में करीब 18 बार वार करता है। वजन जो है लोहे का था, वो रिंच जो थी, और वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और लहूलुहान होके वहीं रोड पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, तड़पने लगती है। बेहोश नहीं होती, तड़पने लगती है। अब उसके आगे उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, चल रहे थे। कुछ इक्का दुक्का दुकानें थी सड़क के किनारे। तो सुबह 8:30 बजे का समय था, 8 साढ़े 8 बजे के बीच का। तो कुछ दुकानें जो है खुल चुकी थी, और कुछ दुकानें जो है खुलने का इंतजार कर रही थी, नहीं खुली थी। कुछ ऐसा होता है कि किसी मार्केट में किसी की दुकान 10 बजे खुलती है, किसी की 9 बजे खुलती है, कोई 8 बजे 7 बजे ही खोल देता है। तो 8:30 बजे के बीच में कुछ दुकानें जो है वहां खुल चुकी थी। दुकानदार अपने दुकान में थे, अपना जो भी होता है दुकान लगा रहे थे, सब सामान अपना अंदर बाहर कर रहे थे। अब जब वो लड़की गिरकर वहीं तड़पने लगती है, तो वो लड़का जो है वहां से 4 कदम आगे जाता है, और फिर अचानक घूमकर आता है उस लड़की के पास में, और देखता है कि लड़की तड़प रही है। फिर उसी पाने से एक जोरदार वार फिर से उसके सर में करता है, और उसके बाद जो आसपास लोग होते हैं उनकी भी चीखें निकल जाती हैं, इतना जोरदार वार करता है। और उसी आखिरी वार में जो है लड़की पूरी तरह से शांत हो जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। यह भी 3-4 दिन पहले की बात है, 18 जून 2024 की बात है, सुबह 8:30 बजे के आसपास। अब वहां सैकड़ों की तादाद में लोग थे, आसपास आ रहे थे, जा रहे थे। और जो दुकानदार थे, जब ये घटना घट रही थी, वो लड़का उस लड़की को मार रहा था, तो जो दुकानदार थे वो दुकानदार भी अपना दुकान से बाहर निकल आते हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि उस व्यक्ति के पास जाके उसे रोक सकें, उस लड़की को बचा सकें। बल्कि सब अपना अपना मोबाइल निकाल कर जो है, जो वीडियो होता है वीडियो बनाने लगते हैं, और वीडियो ही बनाते रहते हैं। उन सैकड़ों लोगों के बीच से एक लड़का उसे लड़की को जो है बचाने का प्रयास करता है, लेकिन लड़का काफी गुस्से में था, और उसके ऊपर भी रिंच जो है तान देता है, और डर कर जो है वो लड़का भी, वो आदमी भी पीछे हट जाता है। और जब उसकी मौत हो जाती है लड़की की, तो जो आरोपी लड़का होता है उसी की डेड बॉडी के पास बैठकर वहीं सड़क पर, और बार बार एक ही बात बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बार बार यही बोलता है। अब आसपास की जो पब्लिक होती है सब हैरान परेशान, पूरा चीख पुकार, भगदड़ जैसी स्थिति जो है वहां उत्पन्न हो जाती है। अब तत्काल इसकी सूचना, सुबह का समय था, तत्काल इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाती है, और सूचना पाकर कुछ ही देर में वालू थाना की पुलिस जो है एक टीम घटना स्थल पर पहुंच जाती है, और उस लड़के को जो है पकड़ लेती है, अपने हिरासत में ले लेती है। अब आसपास जो रहते हैं, अब पुलिस जब वहां आ गई तो आसपास कितने लोग थे, सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, क्योंकि कोई भी ऐसे मसले में फंसना नहीं चाहता है। सब डरते हैं कि छोटी बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर जरा सा भी आगे चले गए और पुलिस के झंझट में या बवाल में फंस जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसी डर से जो है ऐसे मामलों में लोग नजदीक नहीं जाते हैं, करीब बिल्कुल नहीं जाते हैं, दूर से ही तमाशा देखते हैं। तो ऐसा ही वहां भी हो रहा था। जब पुलिस आई तो जो लोग नजदीक थे वो लोग भी दूर चले गए, जो दुकानदार दुकान से बाहर निकले हुए थे वो दुकान के अंदर चले गए। पुलिस वहां पहुंचती है, मौके पे जो है पूरा जो मुआयना होता है मुआयना करती है, लड़की को अपने हिरासत में ले लेती है। कुछ ही देर में जो है क्षेत्र के आला अधिकारी होते हैं पुलिस के, वो भी मौके पर पहुंचते हैं, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, वो भी वहां आते हैं। उनको जो अपना साक्ष्य वगैरह संकलन करना होता है, इकट्ठा करना होता है, करते हैं। और उसके बाद में लड़की की पहचान की जाती है कि आखिर जो डेड बॉडी है वो लड़की है कौन, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है। तो पता चलता है
कि वो लड़की यही वसई ईस्ट में चिंचपाड़ा के ही पास कुछ ही दूरी पर और जाती जहां पर उसके साथ ये हादसा हुआ है, कुछ आगे और जाती तो एक ऑफिस में जो है वो रिसेप्शन का काम करती थी और रहने वाली वसई के बगल में ही बिरार की थी। बिरार का मतलब एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी की रहने वाली थी। कॉलोनी यानी मुंबई वगैरह में उसे झोपड़पट्टी कहते हैं, झोपड़पट्टी की रहने वाली थी। और लड़की का नाम होता है आरती यादव, उम्र करीब 20 साल के आसपास में, 22 साल के आसपास में होती है। 12वीं तक की उसकी पढ़ाई होती है। अब जब ये जानकारी पुलिस को हो जाती है तो पुलिस तत्काल जो है आरती के परिजनों को सूचना भेजती है, फोन करके बताती है। सूचना पाकर आरती के जो परिजन होते हैं, माँ, पिता, बहन जो भी होते हैं या आसपास के जो करीबी होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि आरती का कत्ल हो चुका है तो सब लोग भागकर जो है पुलिस के बताए अनुसार घटना स्थल पर पहुंचते हैं। यहाँ परिजन जब पहुंचते हैं तो अपना तुरंत चीख पुकार मच जाती है और उसके बाद में पुलिस जो है जो लड़का होता है उस लड़की के बारे में परिजनों से पूछती है। तो उस लड़के का जो आरोपी लड़का था उसका नाम होता है रोहित यादव, उम्र करीब 28 साल के आसपास। और ये जो आरती यादव नाम की लड़की थी उसी के पड़ोसी था, यानी उसी के बगल वाले रूम में किराए पे रहता था। और उस लड़का का और जो यादव की लड़की थी, दोनों के बीच पारिवारिक संबंध था और दोनों पिछले 6 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। यानी ये पूरा जो मामला था ये प्रेम प्रसंग का था। अब ये जानकारी जब पुलिस को हो जाती है उसके बाद में जो घटना स्थल पर वहां पर जो पुलिस की अपना कागजी कार्रवाई होती है, जैसे पंचायतनामा वगैरह भरने के बाद डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। उसके बाद जो रोहित यादव होता है आरोपी, पुलिस इसे लेकर जो है अपना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर जो है अपना पूछताछ शुरू करती है। तो अपना गुनाह तो कबूल कर ही लेता है। अब गुनाह कबूल क्या, जो है बहुत सारे लोग थे और घटना स्थल पर यही था और बहुत सारे लोग वीडियो बनाए थे, पुलिस ने वो भी देखा था। दुकान जो आसपास में थी वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज होता है पुलिस ने उसे भी जो है खंगाला था, तो उसमें भी वही लड़का जो दिखाई दिया था। तो अब इसमें कोई किंतु परंतु था ही नहीं, पुलिस को भी पता था। और रोहित यादव जब वहां पहुंचता है तो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब पुलिस आगे की ये जानना चाहती है, पूछताछ करती है कि ये घटना जो घटी है, इस घटना को जो इसने अंजाम दिया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, पुलिस ये जानना चाहती है। क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि कोई भी अगर ऐसी इस प्रकार की घटना घटती है तो उसके पीछे की एक कहानी होती है, ऐसे कोई किसी को नहीं मार देता है। तो पुलिस ये जानना चाहती है और इसी सिलसिले में पुलिस जो है रोहित यादव जो आरोपी लड़का होता है उनसे पूछताछ करती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को जो है जो कहानी बताता है वो कहानी सुनकर जो है पुलिस भी हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है। और इस कहानी को जो हम बताने जा रहे हैं, जिस प्रकार से रोहित यादव ने पुलिस को बताया है, ये कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप सबको भी लगेगा कि हर जगह मतलब इस प्रकार का जो मामला होता है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा जो मामला होता है, जो है धोखे से संबंधित होता है। या तो लड़का लड़की को धोखा दिया होता है या लड़की लड़के को धोखा दे देती है। इसी प्रकार का इस जो है मामला होता है। लेकिन धोखा तो यहाँ पर था, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई सारे मामले थे जो मानवता को हिला देने वाले मामले हैं। इस कहानी में जो निकलकर सामने आया, ये कहानी इस प्रकार की है जो रोहित यादव ने पुलिस को बताया है, उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बात आज से करीब 7 साल पहले की है। यही बिरार में जो है आरती यादव अपने माता पिता, बहन इनके साथ रह रही थी और वहीं पर ये रोहित यादव भी आया और बगल में जो है आरती के बगल में ही
एक कमरा लेकर भाड़े पे, किराए पे, और वहीं पे रहने लगता है। तो रोहित यादव जो था यह अनाथ था, इसके माता पिता या कोई आगे पीछे नहीं था, अकेला था, बिल्कुल सिंगल था। अब जब बगल में रहता है तो क्या होता है कि जब आसपास में लोग रहने लगते हैं, हालांकि जो बिल्डिंग में फ्लैट होता है, बंगलो होता है, तो वहां तो जान पहचान कम हो पाती है, लेकिन झोपड़पट्टी जब होता है, कॉलोनी होती है, तो सब अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो रहते रहते एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है। और कम से कम अपने पड़ोसियों के बारे में तो लोग पता लगाते ही हैं, बातचीत करते ही हैं। तो रोहित यादव जब वहां रहने लगा, तो रोहित यादव का आरती के परिवार, जो माँ बाप थे, इन सब से जो है धीरे धीरे बातचीत होने लगी, परिचय हो गई। अब जब परिचय हो गई तो परिचय में क्या होता है, सब एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, पूछते हैं। तो आरती यादव के परिवार वाले रोहित से उसके बारे में पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि रोहित अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता भी नहीं है, इस दुनिया में ही ये अकेला है। अब आरती के परिवार वाले जो है रोहित को ढांढस बंधाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और एक हिसाब से आप हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोस में आ गए हैं, तो जिस प्रकार से हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, उसी प्रकार से एक आप भी हमारे बच्चे हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम लोग आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से जो है बात करते करते, एक दूसरे का सहयोग करते करते, रोहित और आरती के परिवार का जो है दोनों के बीच में एक घरेलू संबंध हो जाता है, यानी एक दूसरे पे काफी विश्वास हो जाता है। यानी रोहित को आरती के परिवार वालों पे, और आरती के परिवार वालों का जो है रोहित पे, दोनों को एक दूसरे पे काफी विश्वास हो जाता है। और फिर रोहित यादव जब अकेला था तो अपना घर में खाना पकाता था, खाता पीता था, और वहीं पर जो है, जो ये चिंचपाड़ा है, यहीं पर एक ऑफिस में जो है नौकरी करता था। करीब 11-12 रुपया वेतन पाता था। अब जब आरती यादव के परिवार वालों से अच्छे संबंध हो गए, तो एक दिन आरती के परिवार के लोग जो है, जो माँ बाप होते हैं, कहते हैं कि बेटा रोहित से, बेटा ऐसा है कि तुम घर में अकेले खाना बनाते खाते हो, तो अकेले के लिए चूल्हा क्या जलाओगे, ऐसा है कि हमारे ही किचन में खाना आपके लिए भी बनेगा, जिससे हमारे बच्चों के लिए बनता है, और तुम भी हमारे बच्चे हो, तुम भी यहीं पे खाना खाओ, और महीने का जो भी खर्चा पानी आएगा, जो इच्छा होगा, उचित होगा, तुम दे दिया करना। अब रोहित उसी दिन से जो है इन्हीं के परिवार के, आरती के परिवार के ही साथ में खाना खाने लगता है। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब कुछ, यानी पारिवारिक संबंध हो जाता है। अब धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है, और कुछ दिन के बाद रोहित जो है आरती के परिवार को ही अपना परिवार मान बैठता है। और उसके बाद रोहित ज्यादा खर्चीला व्यक्ति नहीं था, जो कमाता था ज्यादातर पैसा इसका बचता था। तो जब यहाँ अच्छी घनिष्ठता हो जाती है और आरती के परिवार को ही अपना परिवार मान लेता है, तो वो जो 12,000 वेतन पाता था रोहित, उसमें से 2,000 अपने खर्चे के लिए रख कर, और बाकी 10,000 आरती के पिताजी को, माताजी को दे देता था कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, और जो मैं कमाता हूं इसे अपने पास रखो, जब मुझे खर्चा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मैं अपना खर्चा तो रख लेता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। देता था, वहीं खाता पीता था, कपड़ा लेता, सारी व्यवस्था जो है अब आरती के यहाँ से उसका होने लगता है। और इसी प्रकार से जो है मधुरता के साथ संबंध आगे बढ़ने लगता है। अब करीब 1-1.5 साल जब इसी प्रकार से चलता है, इसी बीच जो है रोहित और आरती के बीच अच्छे संबंध हो जाते हैं, यानी दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है, तो रिलेशन हो जाता है। तो कुछ दिन ये रिलेशन जो है आगे बढ़ता रहता है गुपचुप तरीके से। रोहित के घर में तो कोई था ही नहीं, उसका जानना ना जानना को कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आरती के परिवार वालों को भी इन दोनों के बीच के रिलेशन की जानकारी नहीं होती है। और लेकिन कुछ दिन के बाद जो है इन दोनों के रिलेशन की जानकारी जो है आरती के परिवार वालों को हो जाती है। तो पहले तो जो पिता होते हैं, बहन होती हैं, परिवार में अन्य सदस्य होते हैं, वो आपत्ति जताते हैं, लेकिन जो आरती की माँ होती हैं वो अपने पति को और परिवार को समझाती हैं, कहती हैं ऐसा है
दोनों बच्चे हैं और रोहित को भी अपना बच्चा हम लोगों ने मान लिया है, और इन दोनों के बीच अगर रिलेशन हो गया है तो इस पे आपत्ति मत जताओ, इसलिए कि रोहित भी युवा है, आरती भी युवा है। आरती की एक ना एक दिन शादी करनी ही है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों के बीच में रिलेशन हो ही गया है, तो इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, कास्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यादव हैं, वो भी यादव लड़का है, यानी एक ही कास्ट के हैं। शादी एक ना एक दिन आरती की करनी है, तो इन दोनों को बीच जो प्रेम है, अफेयर है, यानी रिलेशन है, उसे एक्सेप्ट कर लो और जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो। आगे हम इन दोनों की जो है शादी करवा देंगे। अब ये आरती की माँ जब अपने परिजनों को समझाती हैं, परिवार के लोगों को, अपने पति को, सब लोग जो है मान जाते हैं। अब घर की तरफ से भी इन दोनों के रिलेशन को जो है एक हिसाब से मान्यता मिल जाती है। अब इनका रिलेशन धड़ल्ले से आगे बढ़ने लगता है, साथ में कभी भी कहीं भी मिलना जुलना, बातचीत करना, फोन पे बातचीत करना, ऐसे चलने लगता है। रोहित नौकरी करता था, लेकिन जो आरती थी ये 12वीं तक की पढ़ाई की थी और घर पर ही रहती थी, यानी घरेलू लड़की थी। बाहर आना जाना बहुत कम होता था। जब भी जाती थी साग सब्जी खरीदने के लिए तो अपनी माँ या जो बहन थी इन लोगों के साथ में जाती थी, अकेली कहीं नहीं जाती थी। काफी शरीफ लड़की थी। अब ऐसे चलता रहता है और कई साल बीत जाता है, करीब करीब 6 साल बीत जाता है। तो आज से करीब 6-7 महीना पहले की बात है। एक दिन आरती रोहित से बोलती है कि रोहित, ऐसा है कि अब तो हम दोनों के रिलेशन को इतना दिन हो चुका है, घर वालों को भी पता है, आगे शादी होगी क्योंकि घर वाले शादी करना चाहते हैं और आगे की जिंदगी अब जो है हम दोनों को साथ में ही बिताना है। तो ऐसा करो कि तुम अकेले कमाते हो, तो मात्र 12,000 कमाते हो, इसमें खर्चा भी होता है, मैं फालतू घर पे बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं रहता है, तो कहीं मेरा भी काम लगवा दो, कहीं मैं भी नौकरी कर लेती हूँ, तो मुझे भी कुछ मिलने लगेगा और तुम भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगी, तो आगे चलकर जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा या ज़्यादा कमाई होने लगेगी तो हम दोनों की जब शादी होगी तो आगे का जो जीवन होगा, लाइफ होगी, वो बहुत ही अच्छी रहेगी, आर्थिक तरीके से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यानी रोहित को समझाती है। तो रोहित जो है आरती की बात को मान लेता है। वो कहता है कि ठीक है आरती, अगर तुम काम करना चाहती हो, नौकरी करना चाहती हो, तो थोड़ा वेट कर लो, एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कहीं बात करता हूँ, ठीक ठाक काम मिल जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा और वहां लगा दूंगा, तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आरती यहाँ वेट करने लगती है और रोहित जो है अपने ही ऑफिस में जाता है और जो मैनेजर होते हैं ऑफिस के उनसे और जो ऑनर होते हैं उनसे बातचीत करता है आरती के काम के लिए। तो मैनेजर की तरफ से आश्वासन मिलता है कि अभी तो ऑफिस में कोई जगह है नहीं और जगह खाली होगी तो तुम ऑफिस में ही काम करते हो, पता चल ही जाएगा, फिर आरती को बुला लाना और उसको काम पे लगा दिया जाएगा। अब इसी तरीके से समय आगे बीतने लगता है, करीब करीब 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद में जिस ऑफिस में रोहित काम करता था वहीं पर एक रिसेप्शनिस्ट लड़की काम करती थी, तो वो अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब ऑफिस को एक नई रिसेप्शन वाली लड़की की आवश्यकता थी। तो रोहित यादव जो है इसी आरती को जो है अपने साथ ले आता है, ऑनर से और मैनेजर से मिलवाता है और उसी दिन से वो काम पर लग जाती है, रिसेप्शनिस्ट के पद पर जो है उसकी नियुक्ति हो जाती है। अब जब काम करने लगती है वहां पर, तो दोनों एक ही ऑफिस में होते हैं और एक ही ऑफिस में थे तो दोनों की टाइमिंग भी एक ही होती है, ड्यूटी का टाइम भी एक ही होता है, आने का, जाने का, ड्यूटी करने का टाइम एक ही होता है। तो अभी तक क्या था कि रोहित सुबह अकेले ही घर से आता था, शाम को छुट्टी होती थी, अकेले घर पे जाता था। अब जब आरती भी उसी ऑफिस में काम करने लगी तो रोहित और आरती ये दोनों जो है साथ में सुबह काम पर आते थे, दिन भर काम करते थे, अपनी अपनी ड्यूटी करते थे। शाम को जब छुट्टी होती थी तो फिर साथ में ही घर जाते थे। अब इसी तरीके से समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आरती को नौकरी करते करते करीब 3-4 महीना बीत गया। अब 3-4 महीना जब बीत गया तो अब आरती को वेतन मिलने लगा था। पहले क्या था, माता पिता की आश्रित थी, रिलेशन होने के बाद में रोहित भी उसका खर्चा संभाल लेता था, जो भी जरूरत पड़ती थी रोहित पूरा कर देता था, लेकिन तब उनकी आश्रित थी, अब वो स्वयं भी कमाने लगी थी।
उसके पास में पैसे आने लगे थे अपनी कमाई का। तो इंसान के पास जब पैसे आने लगते हैं तो कुछ होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ होते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आरती भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब क्या होता है कि करीब 4 महीना जब नौकरी करते हो गया, उसके पास पैसा भी आने लगा और इसी के साथ साथ पहले वो कभी घर से बाहर अकेली निकलती नहीं थी। अब यहाँ जब ऑफिस में आने लगी तो ऑफिस में और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां काम करते थे, अच्छे अच्छे, रोहित से भी बेहतर। तो आरती का वहीं ऑफिस में एक लड़के से जो है, एक दूसरे लड़के से अफेयर हो जाता है। अब जब उससे अफेयर हो जाता है तो रोहित को वो इग्नोर करने लगती है, यानी बातचीत उसके साथ कम कर देती है। फोन वगैरह करता था तो फोन तुरंत रिसीव करती थी, अब फोन भी जल्दी नहीं रिसीव करती है। और इसी के साथ में रोज सुबह और शाम को आना जाना साथ में था। अब क्या था कि आरती रोहित से पहले अकेले ही घर से निकल जाती थी ऑफिस के लिए, और शाम को जो छुट्टी होती थी तो अकेले घर पर आती थी, रोहित के साथ में नहीं आती थी, यानी बंद कर दिया उसने आना जाना। तो कुछ दिन तक जो है रोहित जो है सोचता रहा, ये अभी तक तो ऐसा नहीं था, 6 साल से रिलेशन है और आरती जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, पहले के कभी ऐसा नहीं किया। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ है या किसी अन्य के साथ में अफेयर हो गया हो, ऐसा रोहित के जो है दिमाग में आता है। लेकिन फिर सोचता है कि पहले क्या था, घर पर रहती थी आरती, अब नौकरी करने लगी है तो सुबह आना शाम को जाना रहता है, दिन भर काम करना रहता है। रिसेप्शन का जो नौकरी है काफी टफ होती है, दिन भर माथा पच्ची लगा रहता है, थक जाती होगी, तो हो सकता है इस कारण ऐसा जो है कर रही हो। कुछ दिन और बीतता है। अब रोहित को जो है संदेह हो जाता है, संदेह पहले ही हो गया था लेकिन अब संदेह लगभग पुख्ता हो जाता है। तो रोहित जो है ऑब्जर्व करने लगता है आरती को, किससे ये जो है बातचीत करती है, किसके साथ ज्यादा घुलती मिलती है। अब एक ही ऑफिस में थे और रोहित जब ऑब्जर्व करने लगता है तो एक दिन की बात है, जिस चीज का अंदेशा था रोहित को वो सामने आ जाता है। ऐसा कुछ करते आरती को देख लेता है जिससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो अपना आपा खो बैठता है। और उस दिन जो है आरती के साथ जमकर झगड़ा लड़ाई करता है। अब सवाल ये उठता है कि उसने क्या देख लिया था कि वो अपना आपा खो बैठा और आरती से झगड़ा कर लिया। देखा ये था कि ऑफिस में जिस लड़की के साथ आरती का अफेयर हुआ था उस लड़की के साथ वो किस कर रही थी, और यही चीज रोहित ने देख लिया था और उसे बहुत खराब लगा था और अपना आपा खो बैठा और आरती के साथ में जमकर झगड़ा लड़ाई किया था। अब उसके बाद में दोनों शाम को घर आते हैं। अब घर पर जब आते हैं तो जो रोहित होता है ये सीधा आरती के घर पर पहुंचता है और रोहित और आरती के जो रिलेशन था इसके बारे में घर वालों को तो पता ही था, शादी का प्लान भी था। अब उस दिन जब आरती के साथ झगड़ा लड़ाई हुआ और इस प्रकार का कार्य करते आरती को देखा दूसरी लड़की के साथ, तो उस दिन शाम को वो आरती के घर पे जाता है, बगल में ही था ही, और माँ बाप से जो है बता देता है आरती के बारे में कि इसका हमारे ही ऑफिस के एक अन्य लड़की के साथ में रिलेशन हो गया है, अफेयर हो गया है, ये चीज बता देता है। और माता पिता से कहता है कि इसे रोको टोको, ये अच्छी बात नहीं है, पिछले 6 साल से हम लोग रिलेशन में हैं, शादी करने वाले हैं और अब ये जो है नया गुल खिलाने लगी है। रोहित जो है आरती के माता पिता से परिजनों से बताता है। परिजन के लोग आरती पे दबाव बनाते हैं, उसे समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन आरती नहीं मानती है, कंटिन्यू उस लड़की के साथ जो उसका नया प्रेमी होता है उससे बातचीत करती रहती है। अब कुछ दिन इसी तरह से चलता रहता है और उसके बाद में अभी तक क्या था कि आरती जब ऑफिस में जाती थी तभी उस लड़की के साथ, नए प्रेमी के साथ बातचीत होती थी, घुलना मिलना होता था। अब क्या था, अच्छा, और सुबह शाम जब आना जाना होता था, सुबह जाती थी ऑफिस या ऑफिस से छूटकर शाम को घर वापस आती थी तो अकेली होती थी, पैदल ही। लेकिन अब कुछ दिन से जो है नया प्रेमी जो होता है वो आरती को शाम के समय जो है घर पर छोड़ने आने लगा। अब जब वो घर पर छोड़ने आने लगा तो ये चीज रोहित से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद में रोहित ने आरती से उसके नए प्रेमी का जो है बॉयफ्रेंड का नंबर मांगा,
तो आरती ने नंबर दे दिया और फिर फोन करके रोहित आरती के नए प्रेमी को जो है धमकाता है, डराता है, गाली गलौज करता है, लेकिन नए प्रेमी पे कोई असर नहीं होता है। वो जिस प्रकार से आरती को छोड़ने आता था उसी प्रकार से छोड़ने आता रहता है और जैसे उसके साथ रिलेशन हो गया था वो रिलेशन आगे बढ़ता रहता है। अब जब वो नहीं मानता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब करे तो क्या करे। एक दिन फिर से जो है रास्ते में रोहित जो है इन दोनों को रोक लिया, आरती को भी और उसके नए प्रेमी को भी, और वहां पर भी झगड़ा विवाद किया। और उसके बाद में फिर आरती का नया प्रेमी आरती को लेकर उसके घर पे छोड़ दिया और घर पे छोड़ के जो है वो वापस चला गया। और जब रोहित पीछे से घर पर पहुंचा तो अपने घर के अंदर जाने के बजाय सीधा आरती के घर पे पहुंचता है और आरती के साथ जमकर मारपीट करता है उसके परिजनों के ही सामने। अब जब मारपीट करता है तो आरती बर्दाश्त नहीं करती है, वो सीधा जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां शिकायत दर्ज करवा देती है। अब जब इसका जो है शिकायत हो जाता है, रोहित यादव की शिकायत जो है दर्ज हो जाती है, तो पुलिस रोहित यादव को जो है पकड़ती है और पकड़ कर जो है कार्रवाई नहीं करती है बल्कि डांट फटकार की चेतावनी देकर जो है छोड़ देती है। ये चीज रोहित यादव को बहुत खराब लगता है क्योंकि आरती को दिलो जान से चाहता था वो, और उसके साथ मारपीट किया था तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया था। ये चीज उसे नागवार गुजरता है और आरती को काफी समझाता बुझाता भी है। उसके बाद मारपीट किया था, बहुत समझाया बुझाया था, मनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं मानी थी, तब मारपीट किया था। बार बार ने प्रेमी के साथ उसका आना जाना लगा रहता था, तो गुस्सा होकर उस दिन मारपीट किया था। तो जब पुलिस उसे समझा बुझा के यानी चेतावनी देके छोड़ देती है तो ये चीज नागवार गुजरता है और उसके बाद में रोहित के मन में जो है गलत ख्याल आ जाते हैं। वो सोचता है कि आरती मेरी जान है, आरती से बहुत प्रेम करते हैं, अगर आरती नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है। रोहित जो है आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। अब सोचता तो है लेकिन हिम्मत जवाब दी जाती है, कर नहीं पाता है। फिर अचानक उसके मन में आ जाता है कि अगर आत्महत्या हम कर भी लेते हैं तो इतना दिन उसको कमा के दिया है, खिलाया है, पिलाया है, खर्चा किया है उसके ऊपर, हम मर जाएंगे आत्महत्या करने के बाद, लेकिन आरती पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको तो नया प्रेमी मिल गया, वो आगे अपना आयुष की जिंदगी जिएगी, तो फिर आत्महत्या करके फायदा क्या है हमें। ऐसा करते हैं कि आरती को ही रास्ते से हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे जान से मार देंगे और हम जेल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं नहीं तो आरती भी नहीं। ये विचार उसके मन में आ जाते हैं और फिर वो आरती का कत्ल करने का जो है प्लान बनाना शुरू कर देता है, आरती को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। तो फिर ये घटना, ये जो मारपीट वाली घटना घटी थी, ये 15 जून को घटी थी। 15 जून शनिवार को जो है शाम के समय मारपीट किया था और आरती जो है दूसरे दिन यानी 16 तारीख को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। उसी दिन पुलिस उसे पकड़ के चेतावनी देकर छोड़ दी थी। और फिर दूसरे दिन 17 तारीख को, 17 जून को जो है शाम के समय रोहित एक बार आरती को फोन करता है, तो आरती फोन रिसीव तो करती है और जैसे आरती सामने से बोलती है फोन पर, तुरंत रोहित फोन कट कर देता है ये बोलकर कि गलती से तुम्हारा नंबर लग गया, ये बोलकर जो है फोन कट कर देता है। अब उस दिन अपना इसी के साथ साथ 17 तारीख को प्लान तो उसने बना लिया था कि आरती को अब रास्ते से हटाना है, तो 17 तारीख को यानी सोमवार की बात है, सोमवार को 17 तारीख को जहां पे रोहित का ऑफिस था, ऑफिस के बगल में एक मैकेनिक था, यानी जो मोटर वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह ठीक करते हैं, मोटर मैकेनिक, उनकी दुकान थी। तो रोहित का वहां पे परिचय था, तो वहीं से जो है एक रिंच और पाना जो होता है बड़ा साइज का, वो चोरी करके अपने पिट्ठू बैग में रख लेता है, यानी चोरी कर लेता है, लेके चला आता है। और फिर शाम को जब आरती को फोन करता है और आरती जब फोन रिसीव करती है अपनी तरफ से बोलती है, तो ये बोलता है कि जो है गलती से जो है तुम्हारा नंबर लग गया, ये कह के फोन कट कर देता है। उसके बाद में रात कट जाती है। रात भर जो रोहित होता है वो जगा रहता है, उसको नींद नहीं आती है और ये कंफर्म रहता है, ये सोच के रखता है कि कल यानी मंगलवार 18 जून को
जाते समय ऑफिस या आते समय आरती को मार देना है। अब सुबह होती है मंगलवार 18 जून को, तो रोज की तरह आरती अपना तैयार होती है, तैयार होके ऑफिस के लिए निकलती है घर से। उसी समय रोहित भी तैयार होता है, क्योंकि समय दोनों का एक ही था, ऑफिस भी एक ही थी। रोहित भी तैयार होता है, घर से निकलता है। तो आरती 2 मिनट 3 मिनट पहले निकलती है, रोहित 2-3 मिनट बाद में निकलता है, यानी दोनों आगे पीछे ही होते हैं। रास्ता एक ही था, ऑफिस एक ही थी, पैदल ही दोनों जाते आते थे। अब आरती जब अपने घर से निकलकर आगे बढ़ने लगती है, ऑफिस की ओर बढ़ने लगती है, तो यहीं पर अपना जो चिंचपाड़ा है, चिंचपाड़ा के पास में जब सड़क पे पहुंचती है, और वहीं पर जो अपना रोहित होता है ये भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। और एक जगह पर जहां पे खाली जगह होती है, जहां दुकान वगैरह ज्यादा नहीं रहती है, ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं होती है, इक्का दुक्का ही दुकानें होती हैं, लोगों का आवाजाही रहता है, वहीं पर जो है पहुंचता है। और पीछे से आरती के सिर पर उसी पाना से जो एक दिन पहले मोटर मैकेनिक की दुकान से चोरी किया था, अपने पिट्ठू बैग में रखे रहता है, वहीं से निकालता है और एक के बाद एक जो है आरती के सिर पे वार करता है। आरती लहूलुहान होके, आरती पहले चीखने लगती है, उसके बाद जब ये वार बंद नहीं करता है तो वो लहूलुहान होके वहीं पे गिर के तड़पने लगती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये बात जो है पुलिस के सामने जो ये घटना घटी थी उसके पीछे यानी पहले की जो कहानी थी पुलिस के सामने रोहित यादव बयां कर देता है। और उसके बाद में जो आरती यादव की बहन होती है जिसका नाम होता है सानिया यादव, सानिया यादव जो है एक तहरीर देती हैं पुलिस को, और पुलिस उसी तहरीर के आधार पर जो रोहित यादव होता है, रोहित यादव को जो है सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। अब जो आरती की बहन है सानिया यादव, इनका कहना यह है कि मेरी बहन को जो है रोहित यादव 3-4 दिन से कंटिन्यू परेशान कर रहा था और आज उसने कत्ल कर दिया। अब मैं जीवन भर ये लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन अपने बहन को न्याय दिलवा के ही रहूंगी। अब इसमें क्या न्याय होगा, क्या न्याय दिलवाएंगी, न्याय कुछ भी हो, आरती जीवित नहीं होने वाली है। और रोहित यादव का क्या है, अगर फांसी से बच भी जाते हैं तो जीवन भर जेल में रहेंगे। तो मेरा आप सभी से यही सुझाव है कि या तो इस प्रकार के रिलेशन में आइए मत, और आते हैं तो वफादारी पूर्वक इसे निभाने का प्रयास करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी के हृदय को जो है ठेस पहुंचे और इस प्रकार का कदम उठाने के लिए उसे बाध्य होना पड़े। इससे क्या होगा कि सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और सभी लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।